Good morning, everyone. My name is Sanish Mershi. Sorry. Good morning, everyone. My name is Sanish Mershi, and I'm a lecturer in Suresh Gyan Vihar University. And today we will discuss about the shear force diagram and bending moment diagram, which is a part of strength of material. Shear force diagram and bending moment diagram. Shear and bending moment diagrams are analytical tools used in conjunction with a structural analysis to help perform a structural design by determining the value of the shear force and bending moment at a given point of a structural element, such as a beam. These diagrams can be used to easily determine the type, size, and material of a member. Uh, Perform structural design by determining the value of shear force and bending moment at a given point of a structural element, such as a beam. These diagrams can be used to easily determine the type, size, and material of a member in a structure so that a given set of loads can be supported without structural failure. And another applications of shear and moment diagram is that the deflection of a beam can be easily determined using either the moment area method or the conjectured beam method. अ, आज के टॉपिक में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कि यहाँ पर अगर हम बात करें सर शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। सर मतलब कि सबसे पहले कि अगर हम इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, मतलब कि सर अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, है कि सर व्हाट द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टॉपिक लाइक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके अंदर होता क्या कि मतलब कि ये एक हमारी जो इंजीनियरिंग ब्रांच की बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर क्या होता है कि लाइक कोई भी जब हमें बीम हम कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले शेयर फोर्स के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, उसके बारे में जो है हमें डिस्कशन करना है। लाइक ये मेरी बीम है और और ये एक इसकी पूरी लेंथ है, जो कितने भी मान सकते हैं, लाइक 200 mm, 300 mm, वट एवर। और इसके ऊपर जब मैं कोई जब अमाउंट ऑफ लोड लगाता हूँ लाइक 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, तब उस कंडीशन के अंदर जो उसके ऊपर लगने वाले शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी और उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, उस चीज़ का डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। अब बात यह है कि हम ये चीज़ करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस टू हेल्प परफॉर्म स्ट्रक्चरल डिजाइन बाय determining the value of the shear force and bending moment at a given point of a structural element such as a beam। ठीक है, कि जिस कि मतलब कि जो अभी हमने यहाँ पर बात करी, मतलब कि कोई भी अगर सिविल इंजीनियर हो या फिर आप कोई भी अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो और मुझे पता है कि जो बिल्डिंग खड़ी करना है तो उसके अंदर जो पिलर्स जो होंगे तो उसके वो जो मटेरियल की क्वालिटी की, मतलब कि कोई भी वो जो मेरा मटेरियल होगा वो कितना अमाउंट ऑफ लोड कैरी कर सकता है, वो कितना अमाउंट ऑफ मतलब कि उसके ऊपर कितना शेयर फोर्स लगाया जाए कि वो उस चीज़ को कैरी कर पाए। तो उसके लिए हमको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना होता है और दूसरा होता है बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि इसके वो जो बेंडिंग का मोमेंट कितना होगा उस चीज़ को हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है। साथ में अपनी मतलब कि विच टाइप्स ऑफ मटेरियल
यूज़ में मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ में लेंगे, कौन सा टाइप की यूज़ में लेंगे, तो उससे वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के उसकी एक वो जो पर्टिकुलर साइज जिस वो कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है कि मटेरियल ऑफ अ मेंबर in a structure so that a given set of loads can be supported without structural failure। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर वो जिस पिलर के बारे में बात करें, कि मतलब कि जिस अमाउंट ऑफ पिलर के बारे में आप बात कर रहे हो कि उस पर कितना लोड लगाया जाए कि वो ब्रेक ना हो, वो टूटे ना। लाइक अगर मुझे पता है कि ये एक जो मेरी बीम है और ये जिस मटेरियल की बनी हुई है उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसके ऊपर 50 किलोमीटर का फोर्स करता हूँ, ठीक है, अब ये 50 किलोमीटर तक का फोर्स कैरी कर सकते हैं। मतलब उस कंडीशन के अंदर जो मेरा मटेरियल जो है या जो मेरा ऑब्जेक्ट जो है लाइक एज अ बीम, वो मेरी ब्रेक नहीं होगी। वहीं अगर मैं किसी दूसरे मटेरियल के बारे में बात करता हूँ और इसकी कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा लाइक 100 किलोमीटर, सर 100 किलोमीटर तक अगर उसको यूज़ में लेता हूँ तो वो मेरी ब्रेक नहीं होगी। तो वो कि मतलब कि जिस जो भी कैलकुलेशन आपको जो मैं कर रहा हूँ कि ये मेरा 50 किलोमीटर कैरी कर सकता है और ये मेरा 100 किलोमीटर तक कैरी कर सकता है, ये कैलकुलेशन जो है हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के थ्रू ही कर सकते हैं। और दूसरा कि इसके अंदर साथ में कि अगर हम बात करते हैं कि ये ब्रेक होगी, ये सर ब्रेक तो नहीं होगी, लेकिन साथ में मुझे पता है कि हाँ हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इसके अंदर आ जाए। तो वो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट पर कितना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, उस चीज़ का भी कैलकुलेशन जो है हम यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर करते हैं। सर ये हमारा डायग्राम है कि जिसके अंदर मतलब कि ये एक हमारी बीम है और इसके सेंटर में लोड लगाया जा रहा है कि जिसको हमने कैपिटल बी से डिनोट किया है। ठीक है, और ये एक इसकी पूरी कंप्लीट लेंथ है जिसको अपन कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। और जब इस कैपिटल एल को और जब इस कैपिटल एल की जो मेरी जो लेंथ है, जब इसको मैं अगर दो पार्ट्स के अंदर अगर इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब कि जहाँ पर मेरा लोड लग रहा है वहाँ से जब मैं इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ तो इसकी लेंथ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। लाइक जहाँ पर पहले मेरे एल बाई टू, जहाँ पर पहले मेरी कैपिटल एल थी वहाँ पर अभी मेरी कैपिटल एल बाई टू हो चुकी है, मीन्स हाफ एंड हाफ। लाइक अगर मैं बात करूँ कि ये जो है मेरे पूरे 200 mm की है और इसको अगर मैं बीच में से अगर करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरी 100 mm की रह जाएगी और ये मेरी 100 mm की रह जाएगी। मतलब 200 डिवाइडेड बाई टू एंड 200 डिवाइडेड बाई टू की टू की लेंथ ये मेरी रह जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों का एल बाई टू कंसिडर किया है, क्योंकि मैंने इस पूरी कंप्लीट बीम की लेंथ को मैंने एल बाई टू कंसिडर किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि अब मैं जो मेरी बीम जो है, अब मैंने इसको दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है। दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट जो मेरे को मिला वो मेरे को मिला कैपिटल पी बाई टू एंड माइनस कैपिटल पी बाई टू। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि माइनस का साइन क्या है, क्योंकि सर जो फोर्स जो है फोर्स मेरे नीचे की तरफ हो रहा है। तो बीम जो है तो वो बीम मेरे नीचे चली गई है। तो उस जो नीचे वाले पोर्शन के लोड के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो मेरा माइनस में जाएगा। उसी तरीके से जब हम मोमेंट के बारे में अपनी बात करेंगे तो सर मोमेंट के लिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सर पी एल बाई टू इंटू में पी बाई टू। ठीक है, यस टी जिस कि मतलब कि आप यहाँ पर जिस शेयर फोर्स के बारे में शेयर फोर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। अब उसके बाद में सेकेंडली हम यहाँ पर बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट का हमारा एक फॉर्मूला होता है सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि सर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है उस अमाउंट ऑफ फोर्स प्लस सॉरी इनटू में मतलब कि कितनी मतलब कि सर उसके परपेंडिकुलर जो अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है वो लाइक पता है कि सर यहाँ पर जो है फोर्स मेरा पी लग रहा है और लेंथ जो है वो मेरी एल बाई टू है। तो पी इंटू में एल बाई टू हो जाएगी। ठीक है, बट जब इस कंप्लीट जब इसके बंच जब निकालेंगे आउटपुट निकालेंगे तो रिजल्ट पूरा यहाँ पर निकल कर आएगा पी एल बाई फोर। और बात करते हैं कि वो मूवमेंट बात कर रहे हैं वो होते हैं। सर शेयर फोर्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द शेयर फोर्स एट एनी पॉइंट along a loaded beam may be defined as the algebraic sum of all the vertical forces acting on the other side of the point on the beam.
The net effect of the shear force is to shear off the beam along with the point at which it is acting. Shear force is taken positive if it produces a clockwise movement, and it is taken negative when it is produces an anti-clockwise movement. Uh, yeah, and I read this slide. The shear force and shear force along the sum of all the vertical forces acting on either side of the front of the beam. The net effect of the shear force is to shear off the beam along with the point at which it is acting. Shear force is taken positive if it produces a clockwise movement and is taken negative when it produces a anti-clockwise movement. मतलब कि यहाँ पर तो शेयर फोर्स के बारे में जब भी अपन बात करते हैं देन सर की फोर्स क्या है वो सर हमको पता है, ठीक है, वहाँ पर हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने जब शेयर स्ट्रेस के बारे में जब हमने बात की तो शेयर स्ट्रेस के अंदर हमने एक बात कि हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया था, किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स या लगने वाला स्ट्रेस आर कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। उसी तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर कोई भी जिस बीम के बारे में जब आप बात यहाँ पर आप जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ पर लाइक ऐसा बीम कंसिडर करेंगे, ठीक है, और वो बीम जो है वो मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा वो मेरा लगेगा सर वर्टिकल। सर बीम मेरी हॉरिजॉन्टल होगी और उसके ऊपर लगने वाला अमाउंट ऑफ फोर्स मेरा वर्टिकल होगा, ठीक है। तब अब यहाँ पर हमने एक बात करी कि algebraic sum of all the vertical forces acting on the either side of the front of the beam। मतलब सर ये एक मेरी बीम है, ठीक है, इस बीम के मतलब कि 3 पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, देन दिस पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, और इस तीनों पॉइंट के ऊपर जो है मतलब कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड में कैलकुलेट करता हूँ, लाइक 35 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन एंड 100 किलो न्यूटन। देन 150, 150, 150, 180, 180, 185। देन वो जो 185 किलो न्यूटन का जो फोर्स जो मेरे उस बीम के ऊपर लग रहा है वो मेरा शेयर फोर्स होगा, ठीक है। देन पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, ठीक है। उसके बाद में कि अब यहाँ पर अपन ने दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है कि लाइक कि अगर मैं बात करूँ सर 35 किलो न्यूटन, क्योंकि ये जो बीम है इसके ऊपर 35 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कि इस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइक द बीम इसके ऊपर जो मेरा फोर्स लग रहा है, जो स्ट्रेस जो मेरा लग रहा है, ठीक है, वो मेरा माइनस के 35 किलो न्यूटन का लग रहा है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट के बारे में मैंने बात की है, 35 किलो न्यूटन का फोर्स एंड माइनस के 35 किलो न्यूटन का फोर्स। अब यहाँ पर ये 35 और माइनस के 35 के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मीन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए देखो कि नीचे हमारे लिखा हुआ है कि सर shear force is taken positive if it produces a clockwise movement and it is taken negative when it is produces an anti-clockwise movement। मतलब कि जो भी हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो भी एक हमारा फोर्स कैलकुलेट हो रहा है, सॉरी कि जब हमारा जब फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा लाइक सब बीम, उसके अंदर एक मूवमेंट जनरेट होगा, और वो मूवमेंट जो है अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तब तो वो जो हमारा फोर्स जो होगा जिसकी वजह से वो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर उस फोर्स की वजह से अगर हमारे कोई भी वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो उसको जो है हम एंटी क्लॉकवाइज, लाइक ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने फोर्स लगा, इसकी वजह से मतलब ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, मतलब इस तरीके से जब ये रोटेट हो रहा है जो कि मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देन
तो ये मूवमेंट जिस फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरा जिस फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है उसको मैं पॉजिटिव के अंदर लूंगा, लाइक पॉजिटिव, लाइक 35 किलोमीटर। और वहीं पर अगर मैं फोर्स को इस तरीके से लगाता हूँ, अगर नीचे की तरफ लगाता हूँ और मूवमेंट मेरा यूं अगर होता है, मतलब कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो वो लगने वाला फोर्स को मैं बोलूँगा -22 किलोमीटर। दैट इज कॉल्ड शियर force. For any point along a loaded beam may be defined as the sum of all the vertical forces acting on either side of the point on the beam. The net effect of the shear force is to shear off the beam along with the point at which it is and which it is acting. Shear force is taken positive if it produces a clockwise movement and is negative when it produces an anti-clockwise movement. Now, bending moment at any point along a loaded beam defines some of the movements to all the vertical forces acting on the either side of the point on the beam. The bending moment tries to bend the beam. Clockwise movement due to loads acting to the left of the sections are assumed to be positive, while anti-clockwise moments are taken negative. ठीक है। ये कह रहा है कि सर बेंडिंग मोमेंट एट एन पॉइंट अलोंग अ लोडेड बीम में बी डिफरेंट एज सम ऑफ द मोमेंट्स ड्यू टू ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द पॉइंट ऑन द बीम। ठीक है, शेयर फोर्स के बारे में बात करते हैं कि सर मतलब कि जितना भी वर्टिकल फोर्स उस बीम के ऊपर लग रहा है उन सबका एक सम, उन सबका जोड़ हमारा शेयर फोर्स होता है। वो उसकी वजह से जितना अमाउंट ऑफ मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उन सबका एल्जेब्रिक सम हमारा कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट। इस मोमेंट और एक जो मैंने बात करी थी कि सर मोमेंट को हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, तो मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज कर लेते हैं कि फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर मूवमेंट, लाइक मूवमेंट
And now we will discuss about some multiple choice questions. Then the first question is, a spring is defined as an dash machine element. Option A, plastic. Option B, elastic. Option C, special purpose. या option D, none of the above. So correct answer is option B, elastic. जब मशीन के बारे में जब डिस्कशन किया था, तो उसके डेफिनेशन के अंदर हमने एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात करते कि अ मशीन इज द इलास्टिक एलिमेंट। और वो इलास्टिक एलिमेंट उसको क्यों कहा गया था? क्योंकि सर वो हमारी इलास्टिक की प्रॉपर्टी जो होती है, उस इलास्टिक प्रॉपर्टी लाइक उस इलास्टिक की प्रॉपर्टी कैरी करती है। मीन्स कि अब जब भी कोई एक हमारी स्प्रिंग होगी, तो जब उस स्प्रिंग के ऊपर जब भी एक्शन फोर्स लगाया जाता है, देन वो अपनी शेप साइज से कुछ उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया जाता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाती है। और ये प्रॉपर्टी जो है हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। सो वी कॉल्ड वी आल्सो कॉल्ड कि स्प्रिंग इज द मशीनिंग स्प्रिंग इज द इलास्टिक मशीनिंग एलिमेंट which is uh, which is written in original shape and size when the remove action. So question number 2, in which of the following item a spring is used to store energy? Option A, clocks. Option B, toys. Option C, circuit breakers. Yeah, option D, all of the above. So the correct answer is option D, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज कि जब हम स्प्रिंग के बारे में जब हम बात करते हैं और स्प्रिंग की जब एप्लीकेशंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो उसके अंदर हम टर्म के बारे में बात करी थी, और वो पर्टिकुलर टर्म हमारी ये थी कि उस पर्टिकुलर और उस स्प्रिंग एप्लीकेशंस के अंदर हमारी पर्टिकुलर टर्म ये थी कि वो हमारी किसी भी एनर्जी को स्टोर, मतलब कि वो हमारे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कि मीन्स कि इस किसी भी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब वो हमारे मूवेबल कंडीशन में हो और उसकी एनर्जी को अगर स्टोर करना हो, तो हम उसके लिए हम स्प्रिंग को यूज में लेते हैं। और इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सम एग्जाम्पल यूज में लिए थे। उनमें से ये 3 एग्जांपल भी हमारे आते हैं, लाइक क्लॉक्स हो गया, टॉयज हो गया एंड सर्किट ब्रेकर्स हो गए। कि इनके अंदर मीन्स कि जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो वो जो एनर्जी सेविंग का काम जो करता है, वो उसमें लगी स्प्रिंग करती है। फिर वो चाहे हमारी क्लॉक्स हो, चाहे हमारे टॉयज हो, हमारे खिलौने हो, या चाहे हमारा सर्किट ब्रेकर हो। सो कि इसका यूज जो है, मतलब कि स्टोर एनर्जी, मतलब कि इस पर्टिकुलर इस स्प्रिंग की पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पर वो हमारी स्टोर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसका एग्जांपल हमारा क्लॉक्स भी हो सकता है, टॉयज भी हो सकता है एंड सर्किट ब्रेकर्स भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, लाइक क्लॉक्स, टॉयज एंड सर्किट ब्रेकर्स। क्वेश्चन नंबर 3, in compression spring, the external tends to option A, shorten the spring, option B, lengthen the spring, option C, both A and C, या ए एंड बी, या ऑप्शन डी इज कीप द लेंथ सेम। मीन्स कि इसके अंदर कहा गया कि जब भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस्ड करोगे, कंप्रेस्ड का मीन्स कि उसको दबाओगे, तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ, मतलब कि कहाँ टेंड करेगा? मीन्स कि उस स्प्रिंग की जो है कि हमारी उस स्प्रिंग की शेप एंड साइज या उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? देन कि हम जानते हैं कि सर किसी भी स्प्रिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग कंप्रेस करोगे, दबाएंगे, देन जो उस स्प्रिंग की जो लेंथ जो है या शेप एंड साइज जो है वो हमारी स्मॉल हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शॉर्टन द लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4,
Torsional shear stress are induced in the spring wire when option A spring is under compression, option B spring the under tension, option C both A and B या option D none of the above। मीन्स की कहा गया है कि जब किसी भी स्प्रिंग वायर में टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस लगाया जाए तो इसके अंदर से कौन सी कंडीशन होगी कि स्प्रिंग हमारे कंप्रेशन के अंदर वर्क करेगी, वो हमारे टेंशन के अंदर वर्क करेगी, वो हमारी दोनों के अंदर वर्क करेगी या दोनों के अंदर ही वर्क नहीं करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बिकॉज कि जब भी हम शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेस के अंदर हम शेयर स्ट्रेस के साथ साथ में उसके कॉम्प्रेशन प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंशन प्रॉपर्टी ऑब्लिक टेंशन प्रॉपर्टी के बारे में भी अपन बात करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, लाइक स्प्रिंग आर वर्किंग अंडर द compressions एंड टेंशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Question number fifth. The helix angle in case of the closely coiled helical spring. Option A less than 10 degree. Option B 10 degree to 15 degree. Option C 15 degree to 20 degree. या option D more than 20 degree. So the correct answer is option A less than 20 degree। मीन्स कोई भी स्प्रिंग जो कि हमारी क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होगी तब उसके अंदर जो हेलिक्स एंगल होगा उस वो कितने डिग्री पर मूव करेगा या कितने डिग्री पर वो एक्सटेंड करेगा, कितनी डिग्री पर स्टैंड करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेस देन 10 डिग्री। मीन्स कि उसका जो एक जो एंगल जो होगा वो हमारे 10 डिग्री से भी कम होगा व्हेन द स्प्रिंग आर वर्किंग एज अ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। द हेलिक्स एंगल इन केस ऑफ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ऑप्शन है लेस देन 5 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री टू 7 डिग्री, ऑप्शन सी 7 डिग्री टू 10 डिग्री या ऑप्शन डी इज मोर देन 10 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोर देन 10 डिग्री। मीन्स कोई भी जो एक हमारी क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग जो हमारी होगी वो उसका मतलब कि उस हेलिकल स्प्रिंग हमारी क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल के अंदर उसका जो एंगल जो होगा वो हमारे 10 डिग्री से ज़्यादा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मोर देन 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8। The longest leaf in semi-elliptical leaf spring is known as option A chief leaf, option B master leaf, option A chief leaf, option B master leaf, option C major leaf या option D higher leaf। So the correct answer is option B master leaf because it is the semi-elliptical leaf in the case of the longest leaf। Question number 7. Helical torsion spring is used in option A door hinges, option B door closures, option B automobile starters या option D all of the above। So the correct answer is option D all of the above because कि हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग का यूज जो है हम लोग टॉर्जन स्प्रिंग डोर हिंग्स में भी कर सकते हैं, डोर क्लोजर्स में भी इसका यूज किया जाता है और ऑटोमोबाइल स्टार्टर्स के अंदर भी हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Question number 9. The leaf of multi-leaf spring are subjected to option A bending stress, option B shear stress, option C axial stress या option D is all of the above। So the correct answer is option A bending stress because कि जो एक हमारी मल्टी लीफ स्प्रिंग की जो लीव्स जो होती है वो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में प्रभावित होती है, बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में सब्जेक्टेड होती है, ये बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन we increase the multi-leaf spring then bending stress also increase and then when decrease the multi-leaf spring
Bending stress is also decreased. So the correct answer is option A, bending stress. Question number 10. Question number 10. Multi-leaf spring are used in automobile suspension. Option B, railroad, railroad suspension. Option C, both, and B, या option D, none of the above. So the correct answer is option C, both A and B. Because मल्टी स्प्रिंग का यूज जो है हम लोग ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में भी कर सकते हैं एंड रेल रोड सस्पेंशन में भी इसका यूज किया जा सकता है. So the correct answer is option C, both and B, automobile suspensions and railroad suspension are used in the multi-leaf spring. Question number 11. The, the spring index C is option A, mean coil diameter oblique wire diameter, option C, wire diameter oblique mean coil diameter, option C, wire diameter into mean coil diameter, या option D, none of the above. So the correct answer is option A, mean coil diameter divided by wire diameter. Because कि इस spring index का यूज जो है हम लोग मतलब कि स्प्रिंग इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा होता है मीन कि हम जानते हैं कि सर स्प्रिंग इंडेक्स हमारी मीन किसी भी स्प्रिंग के मीन कॉइल डायमीटर और वायर डायमीटर का रेशियो होता है. देन द स्प्रिंग इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय सी, द फॉर्मूला इज मीन कॉइल डायमीटर कैपिटल डी अपॉन वायर डायमीटर स्मॉल डी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीन कॉइल डायमीटर डिवाइडेड बाय वायर डायमीटर. Question number 11. Question number 12. The spring index indicates the relative sharpness of the dash of the coil. Option A, length. Option B, curvature. Option C, thickness. या option D, none of the above. So the correct answer is option B, curvature. कि जो हमारी स्प्रिंग यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो स्प्रिंग इंडेक्स हमारी कॉइल की मतलब कि शार्प मतलब कि कॉइल की किस शार्पनेस को डिफाइन करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कर्वेचर. मीन्स कि कोई भी एक स्प्रिंग को कितना अमाउंट ऑफ कर्व देना या उसके कर्व का एंगल कितना होगा या उसकी क्या वैल्यू होगी, इस चीज को जो है हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय सी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्वेचर, which is used for the indicates and represent the sharpness of the curvature of the coil. Question number 13. A spring index from is considered as best for the manufacturer considerations. Option A, 4 to 12. Option B, 12 to 20. Option C, 20 to 28. Yeah, option D is 28 to 36. So the correct answer is option A, 4 to 12. मीन्स कि किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के लिए अगर हम लोग ये सोचें कि स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम लोगों को पता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के लिए जहाँ पर हम स्प्रिंग की डिजाइनिंग करें, वहाँ पर हमारे स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू 4 to 12 होनी चाहिए. मीन्स 4 से 12 होनी चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 4 to 12. Question number 14. Axial length of the spring which is so compressed that the adjacent coil touch each other. Option A, compressed length. Option B, solid length. Option C, free length. या option D, none of the above. So the correct answer is option B, solid length. कि axial length of the मतलब कि किसी भी एक spring जो उसको कंप्रेस करती है जहाँ, और वहां पर जो हमारी जो एडजस्टेंट कॉइल जो होती है, जो कि मतलब कि एक कॉइल दूसरे को दूसरे coil के साथ टच होती है. मीन्स कि इस की कॉइल 1 कॉइल 2 के साथ टच होगी, कॉइल 3 के साथ में टच होगी और कॉइल 3 4 के साथ में टच. तो ये जो एक दूसरे के साथ में जो होते हैं कनेक्ट होते हैं, तो ये कौन सी को कंसिडर कर यहाँ पर हम बताएंगे कि ये हमारे कि विच टाइप्स ऑफ लेंथ आर इन दिस ट्रीटमेंट. Correct answer is option B.
Question number 15th. Axial length of an unloaded helical compression spring is called option A compressed length, option B solid length, option C free length या option D none of the above. So the correct answer is option C free length. कि अगर मतलब कि कोई भी एक हमारी स्प्रिंग है जो कि हमारी एक्सियल लेंथ कंसिडर कर रही है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लोड नहीं लग रहा, वो हमारी अनलोडेड है और उसको अगर हम लोग अनलोडेड हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग बोल रहे हैं, देन which types of length are used in this statement? So the correct answer is option C free length. कि अगर किसी भी स्प्रिंग के ऊपर कोई भी लोड हमारा नहीं लग रहा है, मीन्स कोई एडजस्टेंट कोई एक दूसरे के साथ में टच में नहीं आ रही है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो रही है, देन वो मतलब देन उस कंडीशन के अंदर जो हमारी लेंथ कंसिडर की जाएगी वो हमारी फ्री लेंथ होगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्री लेंथ. The force question The force required to produce unit deflection is known as the option A gradient of spring, option B stiffness of spring, option C spring constant या option D all of the above. So the correct answer is option D all of the above. कि मीन्स कि जो एक हमारी किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो एक फोर्स रिक्वायर्ड है डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम ग्रेडियंट ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं एंड स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट which also known as gradient of spring, stiffness of the spring and spring constant. Next, the coils of the spring which are in contact with the seat and do not contribute to spring action are called option A resting coils, option B static coils, option C inactive coils, या option D ideal coils. So the correct answer is option C inactive coils. मीन्स कि जो एक हमारे coils of the spring जो होगी जब वो हमारी सीट के साथ में कनेक्ट को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, types of coils are used in the coils. Question following is are styles as of and style of having compression spring. Option A plain ends, option B plain and ends, option C square and option D all of the above. So the correct answer is option D all of the above. तो हम लोग उसके अंदर plain end का जो एंड का जो कॉन्सेप्ट है एंड ऑप्शन जो हम इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज में किया जाए. So the correct answer is option D, all of the above means plain and ground ends, which are used in the form of the helical compression spring for a end style end. Number of inactive coils in plain end is are option A 0, option B 1, option C 2 या option D 3. कि मतलब किसी भी प्लेन एंड के अंदर इनएक्टिव मतलब कितने नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉइल्स होंगे तो वो हमारे जीरो होंगे. मीन्स कि जब भी हम प्लेन एंड के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी जितनी कॉइल्स होती है वो सारी एक्टिव होती है. मीन्स उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर किया जाता है, उसकी शेप एंड साइज इस तरीके की होती है. सो वहां पर इनएक्टिव कॉइल्स हमारी नेग्लिजिबल हो जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज जीरो फॉर द यूज ऑफ द इनएक्टिव नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉइल्स इन द प्लेन एंड.
Question number next. The length of one coil in the spring is option A pi into d, option B 2 pi into d, option C pi d by 2 या option D pi d by 4. So the correct answer is option A pi into d, which are used for the वन कॉइल इन कि किसी भी स्प्रिंग में वन कॉइल के लेंथ को मेजर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है पाई इंटू डी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द स्ट्रेन एनर्जी विच इज डिनोट The strain energy, which is denoted by E, stored in the spring is where P is equal to load and delta is equal to the friction of the spring. Well, the formula is P delta by 2 delta, option C P delta by 3, the option D is P delta by 4. So the correct answer is option A, P delta by 2, which is used in the strain energy load. For two spring in series, effective spring K is where K1 and K2 are stiffness of the spring 1 and 2 respectively. Option A K1 K2 by K1 K2 divided by K1 plus K2. Option B K1 plus K2. Option C K1 K2. या option D is K1 plus K2 divided by K1 K2. So the correct answer is option A K1 K2 divided by K1 plus K2. Next, for two spring in parallel, effective stiffness, which is denoted by K, is where K1 and K2 are stiffness of the spring, first and second respectively. Option A K1 K2 divided by K1 plus K2. Option B K1 plus K2. Option C K1 K2. या option D is K1 plus K2 divided by K1 K2. So the correct answer is option B K1 plus K2. Factor of safety in the design of a spring is usually option A 1.5 or less, option B 3 or less, option C 4.5 or less, or option D 6 or less. So the correct answer is option A 1.5 or less. A concentric spring consists of two helical compression spring is option A. Both spring always have right hand helix. Option B. Both spring always have left hand helix. Option C. Both spring always have opposite end of helix. Yeah, option D is any of the above. So the correct answer is option C. Both spring always have opposite end of the helix. Next question. Concentric spring are used in option A heavy duty diesel engines, option B aircraft engine, option C railroad suspension, या option D none of the above. So the correct answer is option D none of the above because concentric spring जो है वो हमारी heavy duty diesel engine के अंदर भी यूज में आती है, aircraft engine के अंदर भी इसको यूज किया जाता है और railroad suspension के अंदर भी इसका यूज किया जाता है. The initial gap between the extra full length leaf and the graduated length leaf before the assembly is called option A clearance, option B nip, option C gap, or option D I. So the correct answer is option B nip. The method used to induce a layer of the residual compressive stress on the surface of the spring wire is option A short pinning, option B burnishing, option C lapping, option D none of the above. So the correct answer is option A short pinning. Thank you.